हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज 9th क्लास का बायो का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द CBSE point of view, examination point of view, for the competition and each and every field. When you read the biology, this is the very important chapter because cell is the unit of life. जो सेल है वह क्या है? सबसे छोटी इकाई है और प्रत्येक सेल के अंदर वह सारी प्रक्रिया होती है जो कि किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो आज हम सब जो हैं सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप एक तरीके से समझिए सेल क्या है। जैसे कि दीवार बनी हुई है और दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? वह ईंट होती है। उसी तरीके से क्या है, ये शरीर बना हुआ है, लेकिन सबसे छोटी जो इकाई होगी वह क्या होगी? सेल होगी, कोशिका होगी। अब इस छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है? बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है और उसके द्वारा सारी प्रक्रियाएं जो होती, सारी फिजियोलॉजी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती है, वो सारी चीज़ें जो है इस सेल के अंदर होती रहती है। तो बेटा ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो पर आते हैं और आप सभी से अनुरोध कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। तो हम शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सबसे पहली बात क्वेश्चन दिमाग में ये अराइज होता है कि व्हाट इज सेल? सेल क्या है? हम इसको कैसे समझें? किस तरीके से हम इसको विचार करें कि ये कैसे कार्य करता है, क्या होता है, कैसे इसको देखा जाएगा? तो इसके लिए क्या है? द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब क्या हुआ? जो लिविंग बींग्स का सबसे छोटी जो क्रियान्वयन की इकाई है वह क्या है? वह देखा जाता है सेल है। और ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो भी जीवित जीव है वो चाहे एक सेल का होगा, चाहे बहुतायत में मोर सेल्स का बना होगा। हम लोग कौन है? मोर सेल्स हैं। और वो खरबों कितनी बिलियंस टू ट्रिलियंस सेल्स के द्वारा बने हुए हैं, कोई संख्या नहीं है। और ऐसे ही क्या है, एक सिंगल सेल का भी जीव है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। ये क्या एक सिंगल सेल के होते हैं और उनमें वही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वही डाइजेशन, वही ऑब्जर्वेशन, वही एक्सक्रीशन, वही क्या है वाटर रेगुलेशन सिस्टम, वही रिप्रोडक्शन। एक सेल में वही चीज़ हो रही है और वही क्या हो रही है? सभी जो बहुत बड़े कोशिका के हैं, ढेर सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर भी सेम ये प्रक्रिया हो रही है। एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ। हर सेल की अपना एक जीवन काल होता है कि वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। जैसे कि क्या है, हम लोग को कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी RBC होती है, जो हमारे रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कार्टिकल्स बोलते हैं उसको, उसकी कितनी लाइफ स्पैन होती है? 120 डेज होती है। तो हर सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन है, उस स्पैन को पूरा करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन का होता है। Old and weak cell in the body continually die and are replaced by the new cells. जो कोशिकाएं मरती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, उनके द्वारा क्या होता है? नई कोशिकाएं जो हैं वो आ जाती हैं और उनको रिप्लेस कर देती हैं। Cells are so small, microscopic that cannot be seen with naked eye. हम नंगी आंखों से सेल को नहीं देख सकते। बात समझ रहा? सेल कोई भी देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। जो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यह माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से लगा करके जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या है? पूरी एक्टिविटीज दिखाई देती है कि सेल की संरचना क्या है। अभी 9th क्लास में क्या होगा? आपका फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या होगा? ओनियन पील्स की सेल्स देखी जाती है।
उसको क्या करते हैं, ओनियन लेते हैं, उसकी छिल्ली निकालते हैं, उसको सफरारीन से रंगते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में लगा करके जब यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसके अंदर कैसी सेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी यह जो है दिखाया हुआ है कि किस तरीके की संरचना दिखाई देती है उस सेल की। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। आखिर सोच के देखो कि सेल की खोज किसने की, तो याद रखेंगे, जीवन पर्यंत याद रहेगा, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, यह चीज देखी जाएगी पूरी सिस्टम से। While the studying a thin sliced cork, Robert Hooke saw the cork resemble the structure of the honeycomb of the many little compartments. Cork is the substance which are obtained from the bark of the tree. मतलब क्या हुआ, कॉर्क सेल में उन्होंने संरचना देखी। तो याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल के डिस्कवरर थे। इनको याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि हुक जो होता है उसी पे क्या है, शर्ट जो है या कोई भी पैंट है वो टिक्की होती है, तो उससे हम याद रखते हैं कि रॉबर्ट हुक। हुक से याद रखेंगे कि इसका नाम जो था वो हुक से रिलेटेड है। इसको हमने बताया डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने कि हुक से याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। हम जब कपड़ा टांगने जाते हैं तो किसी न किसी हुक पे टांगते हैं, तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। और याद रखेंगे इन्होंने कहाँ खोज की थी, तो कॉर्क सेल पे की थी, कॉर्क से। और कॉर्क सेल कहाँ पाया जाता है, जो ट्री का बार्क होता है, जो उसकी छाल होती है, उसमें बार्क जो कॉर्क होता है उसको देखा था। और उसमें देखने के बाद इन्होंने एक पाया था कि जो संरचना होती है वो इस तरीके की संरचना उनको दिखाई दी थी। ऐसी ऐसी संरचना इनको कॉर्क सेल की दिखाई दी थी। तो उनको देख करके इन्होंने बोला था कि यह क्या है, यह दिस वाज द ईयर 1665। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले अपना माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बनाने के बाद कॉर्क सेल को देखा। कॉर्क सेल्स में क्या है, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, चैम्बर, ये चैम्बर दिखाई दिए। फिर क्या हुआ, यह जो है 1665 में 1665 में इन्होंने खोजा था। रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड द बॉक्सेस सेल्स। और इन बॉक्सेस को क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था, सेल्स का नाम दिया था। और सेल्स का नाम जो होता है, लैटिन में इसका नाम जो होता है लिटिल रूम होता है, छोटा कमरा, लिटिल रूम। क्लियर होगी बात, ये ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट हुक्स डिस्कवरी वाज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंडिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्मॉलर स्ट्रक्चर और यूनिट। इनकी जो खोज थी यह सबसे महत्वपूर्ण थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी स्मॉलर यूनिट से जो है मिलकर के बना हुआ है, यह बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने फर्स्ट सॉ ए डिस्क्राइब एज द लाइफ सेल। याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल देखा था वो मृत सेल थी, वो कॉर्क सेल थी। और वो कॉर्क सेल जो थी वो क्या था, वह ऐसी चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बना होता जिसको कि क्या सेल बोला था। और सेल का लिटिल जो लैटिन मीन है वो क्या है, लिटिल रूम होता है। और याद रखेंगे कि जो जीवित सेल यदि किसी ने देखा, सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। तो जो लिविंग सेल होगा तो उसमें क्या होगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है उन्होंने ये क्या है, लिविंग सेल को देखा था। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या हुआ, बैक्टीरिया को देखा था। तो याद रखेंगे सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। सेल ने सेल जो था डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को कौन देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, खुद का जो माइक्रोस्कोप बनाया था उससे देखा था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रॉबर्ट ब्राउन इज डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। याद रखेंगे रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी, उन्होंने की थी न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल के अंदर
केंद्र होता है, जो मुख्य बिंदु होती है। मान लो कोई ये सेल है और सेल के अंदर जो है इस तरीके से एक यहाँ पर गोलाकार संरचना दिखाई देगी जिसको कि न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर, याद रहेगा। इनको याद रखने का क्या तरीका है? रॉबर्ट भूरा। ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा रंग होता है, इसीलिए मैंने यहाँ ब्राउन कलर से इसको बनाया है पीपीटी। तो याद रखेंगे, भूरा से याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन जो है डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस है। और याद रखेंगे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन है वो हमको टीचिंग करवा रहा है, हमको पढ़वा रहा है, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, हम कैमरे के सामने आकर के आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ये कौन करा रहा है? ये ब्रेन करा रहा है। तो उसी तरीके से कोशिका का सारा नियंत्रण किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। नेक्स्ट इसके बाद की चीज है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की खोज किसने की थी? स्लेडन एंड स्वान ने की थी। किसने की थी? स्लेडन एंड स्वान ने की थी। और वो कब किया था? 1838 में किया था। स्लेडन जो थे उन्होंने 1804 से 1881 तक 1804 में पैदा हुए थे, 1881 में इनकी डेथ हुई थी। और ये क्या? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। फर्स्ट प्रपोज द आइडिया दैट द ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि सभी पौधे जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। और ये कब बताया था? 1838 में बताया था। ए ईयर लेटर 1839 मैंने 1839 स्वान जो है ए जर्मन जूलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली asserted that the all animal and plant are made up of the cells। और याद रखेंगे स्वान जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो भी जीवित हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु, वो सब सेल से बने हुए हैं। वह किसने बताया था? स्वान ने बताया था। स्लेडन ने क्या बताया था? प्लांट जो है वो सेल से बने होते हैं। स्लेडन और स्वान ने क्या बताया था? प्लांट और एनिमल दोनों ही जो हैं वो उसके बने होते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे 1838 में हुआ था। ठीक 1839 में स्वान ने ये बात बताई थी। द सेल थ्योरी वाज रिफाइंड फर्दर इन 1855। 1855 में सेल थ्योरी को पुनः एक बार रिफाइन किया गया और रिफाइन करके बताया गया व्हेन द अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट आर विर्चा ने जो है सेल थ्योरी को पुनः एक बार रिफाइन किया, मतलब उसका संशोधन किया। और उन्हें प्रेजेंटेड दैट द आइडिया दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल है वह कहाँ से आया है? अपने प्री एग्जिस्टिंग से आया है। हम कहाँ से आए? माता पिता से आए। माता पिता कहाँ से आए? बाबा दादी से आए। बाबा दादी कहाँ से आए? बाबा परदादा दादी से आए। प्री एग्जिस्टिंग से जो है आते हैं। यह बात किसने कही? विर्चा ने कही। हिज एक्चुअल एफॉरिज्म वाज द ओमिनिस सेलुलाई इन द सेल्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो सेल थ्योरी है वो स्लेडन एंड स्वान ने मिल करके दी थी और इसका जो रिफाइनिंग जो था वो विर्चा ने किया था। और विर्चा ने बताया था कि सेल थ्योरी के अंतर्गत कि जो भी सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ही बनती है। इसी को कहते हैं सेल थ्योरी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, स्मरण रखेंगे। सबसे पहला स्लेडन ने 1838 में, स्वान ने 1839 में और विर्चा ने 1855 में इसको रिफाइन करके सेल थ्योरी को सेट किया था। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि सेल वैरी इन द शेप एंड साइज। दे मे बी ओवल, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, स्पिंडल शेप, टोटली इरेगुलर लाइक द नर्व सेल्स। मतलब जो सेल है वो गोलाकार भी हो सकता है, लंबाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है और इरेगुलर शेप में भी हो सकता है, जैसे कि नर्व सेल होती है। The size of the cell also varies in the different organism. Most of the cells are macroscopic in the size like red blood cells, while the some cells are the fairly large like nerve cells.
याद रखेंगे जो हमारा जो है सेल्स होता है वो क्या, आरबीसी जो है वो भी क्या है, एक सेल है, और एक जो नर्व सेल होता है वो भी क्या है, वह एक सेल माना जाता है। तो याद रखेंगे इनकी साइज जो है वो वेरी होती है। जो स्टडी में दिखाया गया है कि आरबीसी जो है सबसे छोटी जो मानी जाती है सेल्स को, और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि नर्व सेल जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो किसको, नर्व सेल को कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स। नंबर के आधार पर कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको समझना चाहिए। सीधे सीधी बात है, एक सेल का है तो यूनिसेलुलर हो गया, और एक सेल से ज्यादा सेल का है ऑर्गेनिज्म तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तो जैसे क्या हुआ, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, ईस्ट है, ये सब क्या है, एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन उसमें सारे फंक्शन वो पाए जाते हैं जो मल्टीसेलुलर में होते हैं। ये बात ध्यान रहनी चाहिए। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of cells. Unicellular organism, the organism are that are made up of single cell and may constitute a whole organism are named as unicellular organism. Example amoeba, paramecium, bacteria, etc. क्लियर हो गई बात। जो बात मैंने आपको बताई कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और उसमें क्या है, पूरी गतिविधियां पाई जाती है, वो कौन कौन सी है, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, और भी बहुत सारे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख के बताइए कौन कौन से एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, ध्यान रहेगा ना विजय, अजय, ध्यान रहेगा, बहुत अच्छे। इस तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। भैया एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और साथ में जो इस वीडियो की लिंक है उसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा, अच्छा रहेगा। सभी लोग खेल खेल में शिक्षा और साइंस को जो है पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे, और अपना जो नंबर है वो और अच्छा करेंगे। Next है multicellular organism. The organism which are composed of a collection of the cells that the assumes function in a coordinated manner with the different cells specialized to the perform particular tasks in the body are named as multicellular organism. Example plants, human beings and animals. बात समझेंगे, जब ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के बहुत बड़ी जो संरचनाएं बनाती हैं, और उससे क्या होता है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जैसे प्लांट है, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जितने एनिमल्स हैं वो भी मल्टीसेलुलर हैं। तो यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है, अब हमें पता होना चाहिए, आपके 3 नंबर में पूछा था 9th में, डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई बात, समझ गया ना, शोभिता समझ गई, अनुराधा समझ गई, बहुत अच्छा। तो अब ये समझेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, और उन अंतरों को आत्मसात करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, नोट्स बनाएंगे और कॉपी पे लिखेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सेल। मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सिंगल सेल होगा, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स, बहुत ढेर सारे सेल से जो है बना होगा, उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल के द्वारा, एक सिंगल सेल के द्वारा क्या होगा, सारी एक्टिविटी परफॉर्म्ड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सारी गतिविधियां,
डाइजेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, रिस्पायरेशन भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, सब कुछ एक सेल में। तो क्या हो गया, वह क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑन द ऑर्गेनिज्म। जो एक सेल होगी वह क्या होगी, एक फंक्शन को ही कहता है परफॉर्म करेगी। जैसे क्या है, हमारी आंख की कोशिकाएं हैं, उनका काम है देखना। हमारी नाक की कोशिकाएं हैं, वो क्या है, सूंघना। हमारी जीभ की जो कोशिकाएं हैं, उसका एक काम है स्वाद को पहचानना। तो क्या हो गया, हर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें जो सेल्स होंगे उनका एक अलग एक क्या है कार्य जो होता है वो पता होता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ द लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। इसमें कोई भी काम का बंटवारा नहीं होता कि हाँ तुमको डाइजेशन करना है, तुमको एक्सक्रीशन करना है, तुमको रिस्पायरेशन, वो एक ही सेल में सारे काम होते हैं। ये बात ध्यान रहेगी। यहाँ का सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी दैट देयर इज द डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द सेल्स। मतलब क्या हुआ, इसमें सारा जो होगा वो क्या है, सभी को क्या काम बांटा गया है और उसी के अनुसार काम होता है। पेट का काम खाना पचाना, रक्त को सारे पूरे बॉडी में भेजना हार्ट का काम, ठीक है। और साथ में क्या हाथ है, ये हाथ को क्या है पकड़ने का काम, पैर जो है वो चलने का काम, ठीक है। और भी गतिविधियां हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में नोट करिएगा तो अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, तो क्या होगा, उससे हमारा उत्साह बना रहता है, ये ध्यान रहे। और साथ में जो भैया नहीं आए हैं उनको फ़ोन भी करते रहिए कि भाई सूर्य प्रकाश सर की क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ और उसको देखो, सीखो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स ए सिंगल सेल्स। रिप्रोडक्शन जो होगा वो सिंगल सेल में होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सारे जो सेल्स होंगे उसकी स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, उसके माध्यम से ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। तो द लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो लाइफ स्पैन होती है सिंगल सेल की वह क्या है, कम होती है, उनकी आयु कम होती है। और ओनली द सम सेल्स दैट द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट द रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स सोमेटिक सेल रिमेन द इंडिकेट। एक बात समझिएगा, यह जो है ये अंतर जो है यहाँ से ये रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन कंज्यूम द सिंगल सेल, वहाँ सिंगल सेल में हो रहा था, यहाँ पे क्या है, दो सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल का काम क्या होता है मल्टीसेलुलर में, शरीर का निर्माण करना। जो हाथ, पैर, नाक, मुंह, चेहरा इत्यादि वो सोमेटिक सेल से बनता है। और जर्म सेल से क्या बनता है, ओवम एंड स्पर्म बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया द लाइफ स्पैन ऑफ द एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, और मल्टीसेलुलर का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया आपको आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है, 120 दिन की है। लेकिन क्या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मान लो आदमी है तो आदमी की जो आयु है वो क्या 100 ईयर्स की है। अब तो आधुनिक काल में जो है वो 65 से 70 के बीच में है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप सेल्स का 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या हुआ, शुरुआती सेल्स। जब इवोल्यूशन की वो चला, इवोल्यूशन हुआ तो उस समय प्रोकैरियोटिक सेल पहले आई, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आए। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि क्या है प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना इस तरीके से है। और ये क्या है, एक बैक्टीरिया को यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। बैक्टीरिया जो है वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या है, एक प्लांट सेल को दिखाया जा रहा है। इसमें पूरी संरचना है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और उसमें जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होता है, जो डीएनए होता है वो क्या है, किसी ऐसे ही रखा रहता है, किसी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। और वहीं पर क्या है, यहाँ पर बाकायदे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और न्यूक्लियस क्लियर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, वहाँ पे क्या है, मीजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम पाया जाता है, जो एज सच द वर्क एज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर होना चाहिए। कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस सेल ऑर्गेनेल का, तो वहाँ पे मीजोसोम्स होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल संरचना है, और यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स संरचना है। यह क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर भी होता है, उसको भी हम आगे अभी और समझाएंगे, डिस्टिंक्ट वे में ले आएंगे, टेबल बनाएंगे, उसके द्वारा समझाएंगे।
पहला समझें प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। मैंने बोला था ना, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाएगा। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एज ऑल द प्रोकैरियोट्स। ये क्या है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह क्या है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आप इसके आगे देखेंगे, ये संरचना है। यहाँ कहीं पे भी डिस्टिंक्ट ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। राइबोसोम भी मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल है, कैप्सूल है और पिलाई है। पिलाई का काम क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से पकड़ने का, चिपकने का काम कौन करता है, पिलाई के द्वारा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रोकैरियोटिक की संरचना हो गई। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल which the true nucleus is present. They are advanced and the complete eukaryotic include all the living organism, both unicellular and multicellular, except the bacteria and blue green algae. ये देखेंगे पूरी संरचना जो है वह किसके द्वारा है, ये देख रहे हैं पूरा, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साथ में कहता है साइटोस्केलेटन्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ये सारी एडवांस स्टेज की होती है और इसमें क्या है, सारे जो है न्यूक्लियस इत्यादि हर सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स की पहचान होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने फिर प्रोकैरियोटिक को भी जाना, यूकैरियोटिक को भी जाना। प्रोकैरियोटिक क्या था, वो प्रिमिटिव स्टेज था सेल्स का, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मौजूद था। और यूकैरियोटिक के अंदर सारी चीज़ जो थी वो डिफाइंड वे में थी। हमने आपको डिटेल्स इसका दिया। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 3 नंबर में ये हर साल पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताइए। तो इस चीज को समझ करके फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल, 1 to 10 मिलीमाइक्रॉन। बहुत छोटी साइज होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। क्लियर हो गई ना, 1 to 10 मिलीमाइक्रॉन। साइज ऑफ द सेल जनरली 5 to 100 मिलीमाइक्रॉन। ये क्या हो गया, यह जो है उससे जो है वो लार्ज साइज की होती है। किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। पहला डिफरेंस, ये छोटे साइज की है 1 to 10 मिलीमाइक्रॉन, और वो जो है दूसरा जो है वो क्या 5 से 100 मिलीमाइक्रॉन की है। न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे देखेंगे, न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। यहाँ क्या है, न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। मैंने आपको सिखा दिया था कि ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में पूरा ये पाया जाता है। इस कंटेन द सिंगल क्रोमोजोम। यहाँ पे क्या सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है, केवल एक क्रोमोजोम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोजोम। इसमें क्या होगा, कई क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यह बात ध्यान रखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है, वहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है, आपका जो सारी चीज़ें होंगी वो क्या, जो सेल ऑर्गेनेल, जो मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है वो होगा प्लास्टिड जो होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी अपैरेटस होगा, ये सब क्या होगा, यहाँ पर एब्सेंट होगा और यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द फिशन और द बडिंग।
जो सेल डिवीजन होगा उसके अंदर वो क्या होगा, फिजन और बडिंग के माध्यम से होगा। इन बात को ध्यान रखेंगे। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन, और ये क्या हो जाएगा, यह जहाँ पर सेल डिवीजन जो होगा माइटोटिक भी होगा और मियोटिक भी होगा। माइटोटिक डिवीजन मैंने आपको सिखाया, माइटोटिक 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 के क्रम में यदि डिवाइड होगा, 2 के गुणांक में डिवाइड होगा, वो माइटोटिक हो गया। और जो मियोटिक डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं, वो 1, 4, 16, 64 इस तरीके से विभाजित होता है। तो सेल डिवीजन टेक बाय द फिजन और बडिंग, और यहाँ पर सेल डिवीजन टेक प्लेस माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन पाया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल्स। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने आपको यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें दिखाई, इसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते जिनके अंदर मेम्ब्रेन होता है, जैसे गोल्जी बॉडी होगी, लाइसोसोम होगा, प्लास्टिड होगा, ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी वेल डिफाइंड जो है पाई जाती है। तो यह बात हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा और पूरी तरीके से तरकीब से मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर सेल का जो है हाफ पोर्शन हम आपने कंप्लीट कर लिया आपको, और आप इसका बाकायदे जो है सेल क्या है, किसने खोजा, माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, लीवेनहॉक ने की। सेल की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। लिविंग सेल की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की। न्यूक्लियस की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, और ब्रेन न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर क्या हुआ, सेल थ्योरी किसने दी, स्लीडेन एंड स्वान ने दी। स्लीडेन ने ये बताया कि जो है प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। स्वान ने बताया कि प्लांट और सेल जो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल से बने होते हैं। विर्चा ने आके 1855 में ये बताया, उसको मॉडिफाई किया कि जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो वापस से बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या थे, वन सेल के थे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या थे, वो बहुतायत में थे। इस तरीके से हमने आपको बताया, और साथ में ये बताया कि 2 प्रकार की सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर बताया, जो कि बैक्टीरिया का है, आर्की बैक्टीरिया का है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है। उसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। उसके अंदर जो है डिवीज़न की जो है बडिंग के माध्यम से होती है, मतलब क्या माइटोटिक डिवीजन इसके अंदर होता है। और जो यहाँ पर क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में जो होगा वहाँ पर क्या है, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन दोनों ही पाया जाता है। सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो हमने आज पूरा आपको यहाँ पर आकर के आधा जो है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल का आधा पोर्शन समाप्त किया। इसको खूब अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हम इसके पार्ट में है फिर जाएंगे तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि कैसा सेल है, क्या स्ट्रक्चर है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो फिर आपसे पुनः नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, सेल पार्ट 2। अब फिर मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की खूब अच्छे से अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सेल चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखिएगा। तो जय भारत, जय देश।